हेलो, नमस्कार, वनकम, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और आज हम करने वाले हैं अपने डेरिवेशन का आखिरी पार्ट स्टार्ट और उसे खत्म। यानी कि आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग गॉसेस लॉ इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज के लिए। ठीक है ना। मुझे पता है कि अभी हमने इसके क्वेश्चंस नहीं किए, लेकिन मैंने आपको बोला था यार कि जब हमने एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फ्लक्स से चालू किया था अपने टॉपिक को, तो मैंने बोला था कि इसके बाद जितने भी लेक्चर आ रहे हैं सब कंटिन्यूएशन में लगने वाले लेक्चर हैं और इसके बाद जब हम सारे लेक्चर पढ़ लेंगे तो क्वेश्चंस को हम एक साथ लगा लेंगे। तो इसके बाद आपके सामने एक और लेक्चर आएगा, ये लेक्चर छोटा सा होने वाला है। इसके बाद आपके सामने एक लेक्चर और आएगा जिसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे जितने भी होंगे इन सारे डेरिवेशन से रिलेटेड। ठीक है ना। तो वो क्या हो जाएगा, एक सेग्रीगेटेड लेक्चर्स बन जाएंगे कि यार ये डेरिवेशन के थे और यहाँ पर हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आई होप आपको बात समझ में आ गई है। तो घबराइएगा नहीं कि यार सर छोटा लेक्चर था, इसमें तो आपने क्वेश्चन नहीं बताया। कोई बात नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्वेश्चन दिख जाएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन हर टाइप के हम वहीं पर डिस्कस कर लेंगे। ओके, आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं जो कंप्लीटली फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है। और फ्री का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा हो, कंटेंट एकदम टॉप नॉच आपको प्रोवाइड किया जाता है। आप चाहे तो इसे कंपेयर कर सकते हैं। छाती ठोक कर मैं बोलता हूँ कि हमारी रिपोर्ट बाकियों से ज़्यादा अच्छी मिलेगी। ओके, तो चलिए, हमेशा जो मैं बोलता हूँ वही फिर से बोलूँगा कि अपनी कॉपी, पानी की बोतल, दिमाग, पेन, पेपर, नोट्स, शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूला कॉपी, ये सब लेकर बैठें और लेक्चर्स को देखते रहें। जहां पर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन आया या कोई ऐसी चीज़ जो सोचने के लिए है, वहां पर वीडियो को पॉज कर लीजिए, खुद का दिमाग लगाएं, सोचिए और देखिए कि आप वीडियो चलाने के बाद जो आपने सोचा था वही मैंने किया है या नहीं किया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। ये वो मॉड्यूल है जो मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर आता है और इससे हम ये कोशिश करते हैं कि इन सारी चीज़ों से हम आपकी नीट की प्रिपरेशन का जो बेस है वो बहुत ज़्यादा क्या कर दें, स्ट्रॉन्ग कर दें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। पहला डेरिवेशन है, यहां पर हम फील्ड ऑफ एन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज निकालना चाहते हैं। क्या, इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज के थ्रू हम क्या निकालना चाहते हैं, फील्ड निकालना चाहते हैं। ठीक है ना। ओके, सबसे पहली बात कि यहां पर आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी मैं बता देता हूं, सिग्मा दी गई है। सिग्मा क्या है भाई, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब मुझसे मत पूछना कि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, क्योंकि हम इतना पढ़ चुके हैं इस चीज को, सरफेस चार्ज डेंसिटी। हम इस चीज को इतना ज्यादा पढ़ चुके हैं कि शायद हमको अब कंफ्यूजन इसमें नहीं होनी चाहिए। सिग्मा क्या होता था, सिग्मा होता था चार्ज अपॉन एरिया, सरफेस एरिया। ठीक है ना, चार्ज अपॉन एरिया। ठीक, तो अगर आपको चार्ज निकालना हो क्यू, है ना, तो आप क्या करो, सिग्मा को एरिया से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, चार्ज मिल जाएगा। ठीक है ना। चलिए, वेरी गुड। मैं हमेशा आपको ये बात बोलता आया हूं कि यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में पॉजिटिव ले लेता हूं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिव हो। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। क्लियर बात? हाँ सर, एकदम क्लियर बात। तो चलो, हमको क्या करना है ना, इस प्लेट के साथ, इस प्लेट से x डिस्टेंस दूर, इस प्लेट से x डिस्टेंस दूर जाकर हमको क्या निकालनी है, यहां से x डिस्टेंस दूर और यहां से भी x डिस्टेंस दूर। ठीक, कितना डिस्टेंस हो गया टोटल, 2x हो गया, है ना। यहाँ से x डिस्टेंस दूर और यहाँ से x डिस्टेंस दूर। ठीक, ये हो गया। यहाँ से x डिस्टेंस दूर जाकर हमको क्या निकालनी है, फील्ड निकालनी है। क्या आपको इस बात से कोई दिक्कत है? हमें क्यों दिक्कत होगी सर, कोई दिक्कत नहीं है हमें। ओके, तो अब बात ये हो गई कि हमको यहाँ से x डिस्टेंस दूर जाकर फील्ड निकालनी है, तो हमको एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पर प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, आपके दिमाग में आएगा कि यार गॉसियन सरफेस में क्यों ना एक क्यूब बना लूं, है ना। एक ऐसा क्यूब बना लेता हूं, एक फेस इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक आगे, ऊपर, नीचे, दाएं बाएं, 6 फेस लगा देता हूं और एक क्या बना लेता हूं, क्लोज्ड गॉसियन सरफेस बना देता हूं जो कि दिखने में क्यूब होगा। देखो, आपका सोचना बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सही सोचा है, बट क्या है, उस पर्टिकुलर केस में हमारी जो कैलकुलेशन होगी ना फील्ड निकालने के लिए यूजिंग गॉस लॉ, वो थोड़ी टफ हो जाएगी, थोड़ी पेचीदा हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, उस रास्ते ना जाकर यहां पर अपना गॉसियन सरफेस थोड़ा सा बदल लेते हैं, है ना। अब आप बोलोगे सर आपने तो वो स्क्रीनशॉट हमको लगवाया था, हम अपने नोट्स में बताया था कि अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके का है तो आपका गॉसियन सरफेस इस तरीके का बनेगा। तो उस हिसाब से तो ये चीज़ सही नहीं, क्योंकि ऐसा डाउट मुझसे बच्चे पूछ चुके हैं, है ना। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि इस पर्टिकुलर केस में ये जो सारे हमारे रिसर्चर रहे हैं या जिनने भी गॉस लॉ को ज़्यादा अच्छे से पढ़ा है, जिनने PhD की होगी, उनने हमें रास्ता दिखाया कि भाई इस केस में आपको जो गॉसियन सरफेस लेना है वो सिलेंड्रिकल लेना है। ठीक है ना। तो हमने मान लिया, देखो हम क्या है, गॉस लॉ का एक छोटा सा, बहुत छोटा सा पार्ट पढ़ रहे हैं।
बट एक्चुअल में अगर आप गॉस लॉ के अंदर जाएंगे तो गॉस लॉ इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि उस पर पीएचडी हो सकती है। तो अगर हम इतना पढ़ रहे हैं तो इतनी नॉलेज से हम पूरा गॉस लॉ तो समझ नहीं सकते, हम इतनी नॉलेज से इतना ही गॉस लॉ समझ पाएंगे और इतना ही हमारे एग्जाम में आता है। समझना मेरी बात, क्लियर? लेकिन अगर वहां पर कुछ ऐसा, इतने गॉस लॉ में, इतनी नॉलेज में अगर कोई ऐसा कंसेप्ट लग रहा है बेटा जो इतने बड़े गॉस लॉ से आता है, तो हम वो कंसेप्ट चुपचाप ले लेते हैं, क्योंकि भाई वो हमको बड़े दिग्गज दे कर जा रहे हैं, है ना, जो बड़े बड़े रिसर्चर है जो हमको बता के गए हैं वही हम मान लेते हैं, है ना। तो वही बात आप समझ लो कि मैं आपको बताकर जा रहा हूं, जैसे मुझे किसी ने बताई है, मुझे मेरे टीचर्स ने बताई कि इस पर्टिकुलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो आपको गॉस लॉ लेना है वो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस होना चाहिए। तो वही चीज़ मैं आपको भी बता रहा हूं। तो जैसे मैंने उनकी बात मानी वैसे आप मेरी भी बात मान लीजिए कि ठीक है सर, अब आप बोल रहे हो तो यहाँ पर हम सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले लेंगे। लेकिन हाँ, वो जो गॉसियन सरफेस हम बनाएंगे सिलेंड्रिकल, वो क्या होना चाहिए, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अराउंड क्या होना चाहिए भाई, सिमेट्रिकल होना चाहिए, है ना। उस पर जो फील्ड होनी चाहिए हर जगह यूनिफॉर्म होनी चाहिए। ये सारी चीजें आपको पता है गॉसियन सरफेस बनाने के लिए, ठीक है सर, ओके। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, एक गॉसियन सरफेस बनाता हूं। ध्यान से देखिएगा, मैं गॉसियन सरफेस बना रहा हूं, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, ठीक है बेटा। लाइटा लग दियां तारे जने सिरानू ने परे जांदी उड़दी फरारी लगे स्पेसशिप। हाँ ठीक है, नहीं टेढ़ा है, टेढ़ा है पर मेरा है, ठीक। ये हमारा बन गया क्या भाई, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, ठीक है। क्या बन गया, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। यहां पर जो हमारे पास प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, ये जो शीट है इसका मतलब होता है एक लेयर, सिंगल लेयर, है ना, एक लेयर, सिंगल लेयर। ऐसा नहीं बोल सकते कि भैया इसके पीछे साइड भी चार्ज है, आगे साइड भी चार्ज है, ना ना ना, एक ही लेयर पर चार्ज है ना। अब वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, लेकिन एक ही लेयर पर चार्ज होगा, उसको हम बोलते हैं शीट पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, शीट है वो, ओके, वेरी गुड। अब यहां पर हम मान लो भाई इसका रेडियस r है, कुछ भी मान लीजिए, यहां से x डिस्टेंस पर दूर गए हैं, उसका रेडियस कितना है, ये स्मॉल r है। कितना रेडियस है, स्मॉल r है, रेडियस है स्मॉल r है। आपको इस बात से कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है दिस, इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसको मैं बोल दे रहा हूं कैपिटल ए, कैपिटल ए। क्या आपको इस बात से कोई दिक्कत है, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। क्या वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहां भी आपको देखने को मिल रहा है, हाँ सर देखने को मिल रहा है, पक्का, जी सर पक्का। कितने सरफेस है, कितने सरफेस है सर, एक तो ये सरफेस है, एक ये सरफेस है और एक ये सरफेस है, तीन सरफेस मुझे दिखाई दे रहे हैं सर, ठीक है, ओके। फील्ड लाइंस के बारे में क्या कहना है सर, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल टू द सरफेस अवे, आउटवर्ड नॉर्मल, आउटवर्ड नॉर्मल मैंने क्या बना दी भैया, ये फील्ड बना दी, आउटवर्ड नॉर्मल मैंने क्या बना दी, ये फील्ड लाइन बना दी। क्या आपको इस बात से कोई दिक्कत नहीं सर, इधर भी और इधर भी, आउटवर्ड नॉर्मल, आउटवर्ड नॉर्मल, आउटवर्ड नॉर्मल, आउटवर्ड नॉर्मल, आउटवर्ड नॉर्मल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये सारी की सारी चीजें आपको पहले से आती हैं, हम एकदम से चालू करेंगे और खत्म हो जाएगा भाई। ये जो डेरिवेशन है एकदम से चालू करेंगे और पूरा का पूरा डेरिवेशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब आपको ये चीजें आ गई हैं भाई। आपको क्या करना है, आपको निकालना है फ्लक्स थ्रू दी गॉसियन सरफेस, दो तरीके से, एक तो मैथमेटिकल फॉर्मूले से और एक गॉस लॉ के मदद से। दोनों को क्या कर देना है, इक्वेट कर देना है, ओके ओके ओके, ठीक है। यहाँ पर साफ साफ आपको देखने को मिलेगा कि जो पहला सरफेस है उससे जो एरिया वेक्टर निकल रहा है, पहला सरफेस जो है उससे जो एरिया वेक्टर निकलेगा वो ये होगा, अरे हाँ कि ना, हाँ सर। यहाँ पर थीटा कितना है, 0 डिग्री। यहाँ पर जो सेकंड सरफेस है उससे जो एरिया वेक्टर निकलेगा वो भी देख लीजिए, उसका भी एंगल जो होगा फील्ड के साथ वो कितना होगा, 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। और अगर मैं थर्ड सरफेस में एक एरिया काट लूँ, उसको डी ए वेक्टर बोल दूँ, तो यहाँ पर आप थीटा बोल दीजिए कितना होगा, 90 डिग्री, किसके साथ, फील्ड के साथ। तो अगर आपसे कोई बोलता है कि नेट फ्लक्स थ्रू दी गॉसियन सरफेस निकाल कर बताओ, नेट फ्लक्स थ्रू दी गॉसियन सरफेस निकाल कर बताओ, तो आप बोलोगे पहले सरफेस से फ्लक्स प्लस दूसरे से प्लस तीसरे से, ठीक है ना। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि जो तीसरा सरफेस है उसके एरिया वेक्टर का एंगल जो हमारे फील्ड के साथ है वो कितना है, 90 डिग्री है। तो ऑब्वियस ही बात है कि थर्ड सरफेस से जो फ्लक्स होगा वो 0 हो जाएगा, ओके। पहले वाले से कितना होगा, ई डी ए कॉस 0
प्लस दूसरे वाले से कितना होगा ई डी ए कॉस 0, कॉस 0 हो जाएगा 1, कॉस 0 क्या हो जाएगा भाई 1, ये हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 1, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। सो ये हो जाएगा कितना ई डी ए, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए। चलो क्लियर है? हाँ सर एकदम क्लियर है। तो आप बोल सकते हो कि यार यहाँ पर ये ई डी ए जो है इसमें से ई आप बाहर निकाल लो, ई क्या है यूनिफॉर्म है हर जगह, तो आप क्या निकाल लो भाई ई कांस्टेंट है, इसको आप बाहर निकाल लो, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, प्लस यहाँ से भी आप ये बाहर निकाल लोगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। अब आप मुझे बताओ ये सरफेस 1 के लिए है, ये सरफेस 2 के लिए है, सरफेस 1 के लिए है, सरफेस 2 के लिए है, दिस इज सरफेस 1, दिस इज सरफेस 1, ठीक है ना, दिस इज सरफेस 1 एंड दिस इज सरफेस 2, समझना मेरी बात ध्यान से। हाँ सर, दिस इज सरफेस 1, दिस इज सरफेस 2, ठीक है ना। यहां पर एक छोटा सा मैंने डीए वेक्टर लिया था, यहां भी छोटा सा मैंने डीए वेक्टर लिया था। अगर छोटे 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 डीए वेक्टर को मैं जोड़ दूंगा तो क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बन जाएगा, जो क्या है ए है। अरे हाँ कि ना, ये छोटे छोटे एरिया वेक्टर को अगर मैं जोड़ दूंगा तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये पूरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बन जाएगा फर्स्ट? हाँ सर। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेकंड बन जाएगा? हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो यहाँ पर आप साफ साफ लिख सकते हो कि ये हो जाएगा ई ए, ये भी कितना हो जाएगा ई ए, यानी क्या जाएगा ट्वाइस ऑफ ई ए। तो नेट फ्लक्स थ्रू दी गॉसियन सरफेस आपने कितना निकाल लिया मैथमेटिकली, ट्वाइस ऑफ ई ए। क्या निकाल लिया आपने, ट्वाइस ऑफ ई ए। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। अब क्या, अब हम चलते हैं गॉस भाई साहब के पास। गॉस भाई साहब क्या बोलते हैं? गॉस भाई साहब को कोई लेना देना है ही नहीं, वो तो बस इतना बोल देते हैं कि आप ये देखो कि गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है इनक्लोज्ड, गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना इनक्लोज्ड है बताओ मुझे। तो यूजिंग गॉस लॉ, यूजिंग गॉस लॉ, यूजिंग गॉस लॉ क्या बोलता है, नेट फ्लक्स थ्रू दी गॉसियन सरफेस, क्या बोलता है भाई अपना गॉस, हमारा बॉस, हमारा गॉस, हमारा बॉस क्या बोलता है, बोलता है Q enclosed डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब मुझे बताओ Q enclosed कितना होगा, बस यहाँ पे आपका पूरा काम तमाम हो जाएगा। देखिए दिस इज द गॉसियन सरफेस, दिस इज द गॉसियन सरफेस, दिस इज द गॉसियन सरफेस। इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना इंट्रैप्ड है? इस गॉसियन सरफेस पर चार्ज कितना इंट्रैप्ड है? देखो ये जो शीट है कोई वॉल्यूम तो है नहीं, सब सरफेस पर ही है, जितना चार्ज है वो सब सरफेस पर है। ओके, तो आप देखो कि जितना यहाँ पर सरफेस एरिया, जितना यहाँ पर एरिया होने वाला है ना, जितना भी यहाँ पर एरिया होने वाला है उतना ही तो चार्ज इसके अंदर कंटेंट होगा। अरे नहीं आई मेरी बात समझ में, ये एरिया है, ये एरिया है, तो आप देखो इस एरिया के ऊपर जितना चार्ज आ रहा होगा, इस एरिया के ऊपर जितना चार्ज आ रहा होगा, क्या वही तो बोल सकते हैं हम कि गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज एंट्रैप्ड है, एनक्लोज्ड है। जितना चार्ज इस एरिया के ऊपर आ रहा होगा, जितना चार्ज देखो ना, क्योंकि प्लेट पर ही है भाई, चार्ज जो है वो प्लेट पर ही है ना, और हमारा गॉसियन सरफेस इतना है, ठीक है, चार्ज जो है वो सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ऑब्वियस ही बात है कि ये जो एरिया है गॉसियन सरफेस का, ये जो एरिया है उतना ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा एरिया पे। हाँ कि ना, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, इसका एरिया कितना है ए, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है सिग्मा, एरिया आपको ए पता है, आप सिग्मा से उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको चार्ज एनक्लोज नहीं मिल जाएगा। ओके ओके, तो आप इसको बोल सकते हो सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये जो आपने निकाला ये कैसे निकाला, गॉस भाई साहब ने जो आपको आइडिया दिया था उससे, और ये जो आपने निकाला ये आपने कैसे निकाला, ये तो आपने मैथमेटिकली जो सीखा था उससे निकाला। तो क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे। आइए दोनों को इक्वेट करते हैं। तो यहाँ से आपने निकाला है ट्वाइस ऑफ ए, ट्वाइस ऑफ ई ए डिवाइडेड बाय सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। ए से ए चला गया तो आप बोल सकते हो कि फील्ड इज नथिंग बट सिग्मा अपॉन ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट। अब ये ऐसे आपके पास फील्ड आई, ये जो फील्ड आई है ड्यू टू दिस प्लेन शीट ऑफ चार्ज एट अ डिस्टेंस x, एट अ डिस्टेंस x, क्या वो x पर डिपेंड कर रही है? ये जो फील्ड आपने निकाली है ड्यू टू दिस प्लेन शीट ऑफ चार्ज एट अ डिस्टेंस x, क्या वो x डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है? अगर x की जगह मैं यहाँ x प्लस डेल्टा x कर देता हूँ तो क्या यहाँ पर फील्ड की वैल्यू बदल जाएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि x पे डिपेंड ही नहीं कर रही है, क्योंकि ये जो वैल्यू है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ x,
इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि यहां पर जो आपने अपनी शीट मानी है ये इनफाइनाइटली लॉन्ग मानी है ना, इनफाइनाइटली लॉन्ग मानी है। इससे जब आप x डिस्टेंस दूर जा रहे हो तो बेटा इसकी जो लेंथ है प्लेट की, ये जो प्लेट है, प्लेट की जो लेंथ है, विड्थ है, जो प्लेट की चौड़ाई लंबाई है, या हम बोले कि जितनी बड़ी प्लेट है उसके सामने ये x डिस्टेंस बहुत छोटा है। ये बात समझ में? अरे भाई प्लेट इतनी बड़ी है, प्लेट इतनी ज्यादा बड़ी है कि उसके सामने जो x डिस्टेंस है ये बहुत ज्यादा छोटी पड़ रही है, इसलिए फील्ड को कोई असर नहीं पड़ता है x की वैल्यू से। आई मेरी बात समझ में? कुल मिलाकर आप इतना समझ लो, सुनना मेरी बात, इतना समझ लो आप कि अगर मैं किसी डैम के सामने जाकर खड़ा हो जाऊं, सुनो मेरी बात, डैम है एक बहुत बड़ा, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा डैम है ना, उसकी बहुत बड़ी दीवार है, मैं उसके जस्ट सामने जाकर खड़ा हो जाऊं तो मैं तो उसके सामने इतनी छोटी सी एंटिटी हूं, मैं ऐसे खड़ा हूं भाई पूरी दीवार के सामने। उस दीवार को आप क्या मान लो, एक प्लेन शीट मान लो बड़ी सी, और मुझे क्या मान लो, एक छोटा सा एंटिटी मान लो, है ना, और मैं बिल्कुल जाके डैम से 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर दूर जाकर खड़ा हो गया, और मैंने देखा तो भाई मुझे डैम की दीवार ही दीवार हर जगह दिख रही, समझ रहे हो कि नहीं? अगर आप थोड़ा दूर जाओगे डैम से तो आप बता सकते हो कि यार ये जो डैम की दीवार है ये इन्फिनिटी जितनी नहीं है, ये तो इनफाइनाइटली लॉन्ग नहीं है, ये तो फाइनाइट है, दिख रहा है मुझे कि कहीं पर जाकर खत्म हो जा रही है। लेकिन जब मैं उस बड़ी दीवार के बिल्कुल ऐसे पास जाके खड़ा हो जा रहा हूं, इतनी पास जाके, और ये दीवार है और मैं इस दीवार के सामने खड़ा हुआ हूं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अरे भाई हर जगह ये तो डैम की दीवारें हैं, तो मेरे लिए क्या हो गई भाई, वो डैम की दीवार इनफाइनाइटली लॉन्ग हो गई। तो जब भी मेरे को ऐसा केस दिखेगा कि आपको बोल दिया जाएगा कि भाई एक प्लेट है, एक शीट है, सॉरी एक शीट है, वो इतनी बड़ी है, कुछ भी बता दिया इतनी बड़ी है, वहां से बता दो उसकी प्लेट जो हमारी शीट है उसके सेंटर से 1 सेंटीमीटर दूर, 2 सेंटीमीटर दूर, 3 सेंटीमीटर दूर, बता दो भैया कितनी फील्ड होगी। तो आप बोलोगे कि यार मेरे सामने तो ये जो शीट है ये काफी बड़ी दिख रही है मुझे एज कम्पेयर टू 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर के डायमेंशन के हिसाब से जो मुझे शीट दिख रही है वो बहुत बड़ी दिख रही है, तो मैं उसको इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट का केस मानकर सॉल्व कर सकता हूं और बोल सकता हूं कि फील्ड की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा अपॉन 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, और इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, है ना, क्योंकि ये जो x डिस्टेंस आप जा रहे हो, ये जो x डिस्टेंस आप जा रहे हो, ये प्लेट के डायमेंशन के सामने क्या है, बहुत छोटा है। आई मेरी बात समझ में, है ना? यहां लिख देता हूं मैं, x इज relatively, comparatively, x is comparatively very, very small as उल्टा लिख दिया ना, x is very small comparatively, x is very small comparatively, या compared to the dimensions of, compared to the dimensions of, compared to the dimensions of the sheet। आई मेरी बात समझ में? हाँ सर समझ में आ गई। अच्छा अब अगर आप ऐसा करो, सुनना मेरी बात, अब x की वैल्यू आपने इतनी बढ़ा दी, इतनी बढ़ा दी, इतनी बढ़ा दी, इतनी बढ़ा दी, इतनी बढ़ा दी कि प्लेट के जो डायमेंशन है वो आपको छोटे लगने लग गए। समझना मेरी बात, अब समझना मेरी बात, मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि मान लीजिए ये हमारा बोर्ड है, ये शीट मान लो, इस बोर्ड को आप क्या मान लो, शीट मान लो, और इस बोर्ड से मैं इतना दूर चला जाऊं, इतना दूर चला जाऊं, इतना दूर चला जाऊं कि मुझे बहुत दूर जाकर ये जो बोर्ड है ये एक पॉइंट जैसा दिखाई देने लग जाए। होगा ना? बिल्कुल होगा। मैंने क्या किया, जब मैं इस बोर्ड के पास खड़ा रहा तो ये बोर्ड मुझे काफी बड़ा दिख रहा है। आई मेरी बात समझ में? लेकिन जब मैं इस बोर्ड से बहुत दूर जाता जाऊंगा, बहुत दूर जाता जाऊंगा, बहुत दूर जाता जाऊंगा, तो ये बोर्ड मुझे कैसा दिखाई देगा, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट जैसा दिखाई देगा कि नहीं देगा, बहुत दूर से, जब x की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। हाँ, तो जब x की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, समझना मेरी बात, तो आप फील्ड कैसे निकालोगे, फिर आप इसको पॉइंट चार्ज मानकर फील्ड निकालोगे KQ अपॉन R स्क्वायर से। यही बात समझ में? जब x की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी तो आप इसको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हो। क्या मान सकते हो? एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हो, और फिर फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी, KQ अपॉन R स्क्वायर। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गया। पक्का? जी सर पक्का। चलिए तो नोट डाउन करो। तो बस ये चीज़ हम लिख लेते हैं ज़रा हमारी याददाश्त के लिए, कि अगर हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये आप तभी यूज़ करोगे व्हेन x इज वेरी x is very small, x is very small as
compared to the dimension of the sheet, ठीक है, ओके, हाँ सर, एकदम बढ़िया, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर शीट की बात हमने कर ली। अब शीट क्या है? सिंगल लेयर है। मैंने आपको बताया था शीट क्या है? सिंगल लेयर है ना, दो लेयर नहीं होती भैया, एक ही साइड होता है, एक ही लेयर होती है, एक ही लेयर में अपने चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन को मान लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो गॉसियन सरफेस है वो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है। यहाँ पर आप सोचोगे सर क्यूबिकल क्यों नहीं, हम क्यूब भी तो बना सकते थे, बिल्कुल बना सकते थे, बट उससे हमारी कैलकुलेशन टफ होती थी, इसलिए हमारे जो बड़े बूढ़े रिसर्चर थे जो बोल कर गए वो हमने मान लिया और ज़्यादा उनसे बहसबाजी नहीं करी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि वो बड़े लोग हैं, जो बताकर गए हैं सही बताकर गए होंगे, तो हमने वो चीज़ मान ली और ये डेरिवेशन हमने कंप्लीट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, हम चलते हैं फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग प्लेट की तरफ। अब यहाँ पर आप देखिए ये प्लेट हो गया, तो प्लेट का मतलब ये है कि प्लेट यानी कि दो लेयर्स, है ना। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी प्लेट है वो एक्चुअल में और कुछ नहीं है, वो 2 टाइम्स ऑफ शीट है। क्या है वो? 2 टाइम्स ऑफ शीट है, ठीक है ना। अब यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया है, ये पॉजिटिव चार्ज आपको दिख रहा है ना। इस पार्ट को मैं बोल देता हूँ 1, इसको बोल देता हूँ 2, ठीक है ना। इतने पार्ट को मैं बोल देता हूँ 1, इतने पार्ट को मैं बोल देता हूँ 2। अब आपको समझ गया, आपको शीट का पता है ना सब कुछ, बस। तो शीट का आपको 2 गुना करना है और प्लेट का आपको क्या मिल जाएगा? फील्ड मिल जाएगा। अब मान लीजिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, यहाँ कहीं पे मुझे क्या चाहिए भाई? फील्ड चाहिए, ओके। तो इसके कारण यहाँ पर फर्स्ट वाले प्लेट के कारण, यहाँ पर देखो, फर्स्ट वाले के कारण आपको यहाँ पर एक फील्ड देखने को मिलेगी E1, हाँ कि ना, ओके। और सेकेंड वाले के कारण भी आपको अवे फ्रॉम द चार्ज दिखेगी E2। मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर, बिल्कुल मानते हैं। तो अगर मैं सिर्फ इतना पार्ट कंसिडर करूं तो इसके कारण जो E1 होगा वो क्या होगा? सिग्मा अपॉन ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट, और E2 जो होगा वो क्या होगा? सिग्मा अपॉन ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट। मान रहे हो कि नहीं मान रहे? हाँ सर, बिल्कुल मान रहे, ठीक। तो यहाँ पर जो नेट आपको फील्ड मिलेगी, जो आपको नेट फील्ड देखने को मिलेगी, वो क्या होगी? सिग्मा अपॉन ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो आंसर आ जाएगा आपका क्या? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है कि नहीं? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है, 1 नंबर क्लियर है, शानदार तरीके से क्लियर है। चलिए अब हम बात करें इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर बात करें तो इस पॉइंट पर आप देखोगे तो फर्स्ट के कारण जो फील्ड होगी वो ये होगी, सेकंड के कारण जो फील्ड होगी वो ये होने वाली है। तो अगर मैं नेट फील्ड पता करूँ यहाँ पर, तो आप बोलोगे E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट, सेम वही चीज़, सिग्मा अपॉन ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो नेट आंसर आपको कितना आ जाएगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सही? अरे बिल्कुल सही। पक्का? हाँ सर, इसके कारण हमने E1 देखा, इसके कारण हमने E2 देखा। कोई दिक्कत है क्या आपको? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। पक्का? हाँ सर, पक्का। ओके, अगर मैं आपसे बोलूं कि यार बीच में कहीं, या मैं बोलूं ये जो हमारी प्लेट है, ये जो हमारी इन्फिनिटली लॉन्ग प्लेट है, ये कैसी प्लेट है? कंडक्टिंग प्लेट है भाई। कैसी प्लेट है? कंडक्टिंग प्लेट है, यानी कि ये कंडक्टर है, हाँ कि ना? हाँ सर, कंडक्टर है। तो आपको पता है कंडक्टर के मटेरियल के अंदर आप कहीं भी देखो, कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर आप कहीं भी कंसिडर करोगे तो आपको फील्ड क्या मिलने वाली है? 0 ही मिलने वाली है। चाहे आप यहाँ कंसिडर कर लो, यहाँ 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 कर लो, कहीं कर लो, है ना, आपको फील्ड क्या मिलने वाली है? 0 ही मिलने वाली है। इस पॉइंट पर इसके कारण फील्ड आएगी इस डायरेक्शन में E1, इसके कारण इस पॉइंट पर फील्ड आएगी यहाँ पर, ठीक है। ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी और आपको फील्ड क्या मिलने वाली है? 0 मिलने वाली है। क्लियर? ओके। अब यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें यहाँ पर आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलग दिया होता है, यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलग दिया होता है, तो आप उसको कंसिडर करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा कि हमेशा जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस साइड होगा वो इस साइड के बराबर ही होने वाला है, ऐसा नहीं होगा। अलग अलग भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है यहाँ पॉजिटिव हो, यहाँ नेगेटिव हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। आई बात समझ में? जी सर, समझ में आ गई है। तो आपने देख लिया कि जब आप शीट के लिए देख रहे थे तो जो आपकी फील्ड थी वो थी सिग्मा अपॉन ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट, और जब आपने प्लेट को कंसिडर किया है तो प्लेट में वो 2 टाइम्स हो जाता है और कुछ भी नहीं होता है। पक्का? जी सर, 1 नंबर। तो लो भैया, फील्ड थ्रू दिस प्लेट जो है वो क्या है? ट्वाइस ऑफ सिग्मा अपॉन 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। उसको आपने काटा, कितना आ गया? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस पर्टिकुलर केस में डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगा तब की तब हम देखेंगे। आई बात समझ में? आगे बढ़े। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो हम देखेंगे जब हमारे क्वेश्चंस, इसके बाद जो क्वेश्चन वाला लेक्चर आने वाला है। अभी मैं आपको सिंपल एक झलक दिखा देता हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। देखिए, आपको एक ऐसे शीट दे दी गई, एक शीट यहाँ पर है, एक शीट यहाँ पर है, ठीक है ना। इस तरह की शीट आपको दे दी गई है। एक जगह आपको दे दिया गया पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन,
सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, ठीक, यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा, ये लो भाई आपको ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया गया है। अच्छा आगे आगे देखो, यहाँ पर आपको बोल दिया गया 3 पॉइंट बोल दिए, बोले ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, है ना, और ये पॉइंट है सी। बताओ भाई ये तीनों पॉइंट पर फील्ड बता दो, तीनों पॉइंट पर क्या बता दो, फील्ड बता दो। मैंने कहा ठीक है भाई बता देते हैं तीनों पॉइंट पर फील्ड क्या है। यहाँ पर आप देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण अगर मैं इसको 1 बोल देता हूँ, इसको 2 बोल देता हूँ, तो इस फर्स्ट वाले शीट के कारण जो हमारी फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में रहने वाली है, हाँ कि ना, हाँ सर, क्योंकि ये शीट है तो उसके कारण जो यहाँ पर फील्ड आएगी वो आएगी सिग्मा अपॉन ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। ये पॉजिटिव था तो अवे फ्रॉम द चार्ज जाएगा, ठीक है ना। ये नेगेटिव है तो नेगेटिव के कारण क्या होगा, बताओ मुझे, नेगेटिव के कारण क्या होगा, नेगेटिव के कारण आएगी अंदर की तरफ। अरे डिस्टेंस पे कहाँ भी, हमने जो शीट के लिए फील्ड की वैल्यू निकाली थी क्या वो एक्स पे डिपेंड कर रही थी, है ना। आप ये मान लो कि ये जो डिस्टेंस है, मान लो ऐसा, ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, वेरी स्मॉल है, एक्स इज वेरी स्मॉल, लो ऐसा आप मान लो, क्योंकि मानोगे तभी तो आप ये फॉर्मूला लगा पाओगे, एक्स इज वेरी स्मॉल, आपने ये मान लिया, ठीक है ना। अब ये जो डिस्टेंस है ये स्मॉल है, यहां से भी आप डिस्टेंस देखोगे ये भी क्या है, स्मॉल है, एज कंपेयर टू द डायमेंशन ऑफ द शीट, ओके। तो यहां पर जब मैंने आपको बोला कि यार इस वाली शीट के कारण क्या आएगी फील्ड, तो आपने बोला इस वाले के कारण आएगी माइनस सिग्मा अपॉन ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट। समझे कि नहीं समझे, हाँ सर समझे। इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, इसकी डायरेक्शन होगी यहाँ पर, ठीक है ना। ये इनको आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे, आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर नेट फील्ड कितनी आ गई, यहाँ पर नेट फील्ड आ जाएगी 0। सिमिलरली अगर आप इधर जाकर देखोगे तो इधर जाकर क्या होगा, इस पॉइंट पर आप देखोगे तो क्या होगा, इसके कारण, इस नेगेटिव चार्ज डेंसिटी के कारण आपको क्या देखने को मिलेगी, फील्ड, बताओ मुझे, टूवर्ड्स, है ना, हो जाएगी E2, ये हो जाएगी माइनस सिग्मा अपॉन ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट। और इस वाले चार्ज डेंसिटी के कारण आपको क्या देखने को मिलेगी, अवे फ्रॉम द चार्ज देखने को मिलेगी, जो कि होगी E1, और वो कितनी होगी, सिग्मा अपॉन ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर जब आप नेट निकालोगे तो नेट कितना आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 0। एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है, एक्स बहुत छोटा है। अच्छा अगर हम जाएंगे सेंटर पे, तो हम सेंटर में क्या देखने को मिलेगा हमको, देखो इस पॉइंट पर अगर आप बैठोगे तो ये चार्ज जो होगा ना, इसकी फील्ड कहाँ होगी, इसकी फील्ड होगी टुवर्ड्स द चार्ज, तो हम बोलेंगे इसकी फील्ड होगी E1, ठीक है ना। और इसकी कहाँ होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज, तो ये हो जाएगी E2। तो यहाँ पर जो आपको E नेट देखने को मिलेगी वो आप कैसे निकाल पाओगे, E1 प्लस E2 से, E1 प्लस E2 से। समझे कि नहीं समझे, हाँ सर समझ गए पक्का। एक होगा सिग्मा अपॉन ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, दूसरा भी होगा सिग्मा अपॉन ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर माइनस मत लगा देना, क्योंकि डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पर क्या होगे, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा आपका कितना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आई कि नहीं आई, हाँ सर समझ में आ गई 100%। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, हो सकता है दोनों पॉजिटिव हो जाते हैं, फिर वो पूछता है ABC में बताओ कितना है। ऐसे क्वेश्चंस हम करेंगे, इसके बाद जो लेक्चर आएगा उसमें मैंने जितने भी अभी आपको डेरिवेशन कराए हैं सबसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करा दूंगा। डेरिवेशन वाले लेक्चर हमने अलग रखे हुए हैं, एक लेक्चर हम लेकर आएंगे जिसमें हम सिर्फ क्वेश्चंस को डील कर लेंगे, टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। तो इस लेक्चर में हमने ज्यादा नहीं, 2 चीजें पढ़ी हैं, 2 चीजों से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने देख लिया है, और इसी के साथ हम लेक्चर को करते हैं खत्म। आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कंप्लीटली फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है, इतने सारे डोमेन में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कर रहा है। आप मैग्नेट ब्रेन्स के जितने भी कोर्सेज हैं वो यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं, या हमारी ऐप का भी यूज कर सकते हैं, या वेबसाइट पर जाकर www.magnetbrains.com पर आपको जाना है, और वहां से भी आप ये सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। कोई भी कूपन कोड लगाने की आपको जरूरत नहीं है, कुछ भी खरीदने की आपको जरूरत नहीं है, सब कुछ 100% क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल कराता है मैग्नेट ब्रेन्स, ठीक है। इसी के साथ खत्म करते हैं आज के लेक्चर को, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जहां पर हम क्वेश्चंस करेंगे। तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।